इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी है एक्स डायरेक्शन में, कितनी दी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो प्लेट में एंटर करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है जो कि कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है कितना 10 न्यूटन पर कूलम। पूछा गया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा ऑल द वे प्लेट्स को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुँचता है तो इसमें कितना एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, ये थीटा अपने को निकालना है। ठीक है, तो हमको ये थीटा वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेट दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ प्लेट जो है 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर दिया हुआ है ना। आपको निकालना है इस थीटा की वैल्यू, द एंगल थीटा ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये गिवन डेटा है आपके पास, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोशन यहाँ पे दो डायरेक्शन में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पहला एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में मोशन देखने के लिए ये लिया इलेक्ट्रॉन, मान लो इसके एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है। ठीक है, इसके एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है vx, और ये पूरा यहाँ तक आने में, मतलब आउट ऑफ द प्लेट आने में एक्स डायरेक्शन में, आउट ऑफ यानी एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना वो, तो यहाँ तक आने में उसको टाइम t लग रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है उसको, t लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, vx ही रहेगी। फाइनल वेलोसिटी भी vx ही रहेगी, और लेंथ कवर किया उसने 0.1 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं vx निकालना चाहूँ तो vx होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, टाइम इज इक्वल्स टू निकलेगा 0.1 अपॉन vx। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू क्यों निकाली हमने, टाइम की वैल्यू आपको समझ में आएगा अभी, क्योंकि ये टाइम हमको रिक्वायर्ड होगा जब हम वाई मोशन को कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं वाई मोशन की बात करूँ, यानी इस डायरेक्शन में मोशन की बात करूँ, तो ये हाफ ऑफ द प्लेट जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेपरेशन का हाफ डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये सेपरेशन है d, तो ये d/2 का डिस्प्लेसमेंट आएगा इसमें। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये इतना शिफ्ट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो मान लो वाई डायरेक्शन में पूरा शिफ्ट होने के बाद जब ये प्लेट से बाहर आता है ना, तो प्लेट से बाहर आने के बाद ये जितना भी वाई डिस्प्लेसमेंट इसका आया है, सपोज ये आया है वाई, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम लगेगा स्मॉल t का, क्योंकि साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है ना एक्स और वाई में, ये ऐसा। ठीक है, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट y आया और टाइम t लगा। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी थी, क्योंकि ये x में इसके पास वेलोसिटी थी, y में नहीं थी कुछ वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है 0। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात करूं, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए ना, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। ऑब्वियसली ऊपर लगेगा, क्योंकि दिख भी रहा है इसमें डेविएट ऊपर हो रहा है। तो कितने का फोर्स लगेगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल ई का, और यही नेट फोर्स बनेगा। तो ये हो जाएगा m इंटू ए। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आएगा, क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेशन है, अपवर्ड एक्सेलरेशन आएगा स्मॉल e कैपिटल ई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके m को नीचे ले आते हैं,
ये हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। और फाइनली हम मानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वी वाई हो जा रही है। टाइम कितना है हमारे पास, क्योंकि एक्स और वाई में साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है तो टाइम होगा 0.1 अपॉन में वी एक्स। अब इसमें वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, पुट ऑल द वैल्यूज। तो वी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से, यू वाई कितना है 0, ए वाई कितना है हमारे पास स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम, ठीक है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टी कितना है, टी है 0.1 अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू 0.1 अपॉन में एम इंटू वी एक्स। ये वी वाई का वैल्यू हो गया। अब ये वी एक्स और वी वाई हमने निकाला क्यों, वी एक्स और वी वाई हमने इसलिए निकाला क्योंकि अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल में ध्यान दो तो ये वेक्टर वेलोसिटी इन एक्स बन सकता है और ये वेक्टर वेलोसिटी इन वाई बन सकता है ना। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये फाइनल वेलोसिटी अगर ले लें तो इस फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई कंपोनेंट होगा वी वाई। तो अगर ये वी वाई है तो पैरेललोग्राम से ये भी क्या होगा, वी वाई होगा, और ये लेंथ कितना होगा, ये वी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा लगाएं तो यहाँ पर देखो आपको टेन थीटा लगाने के लिए ये वी वाई हो गया, ये वी एक्स हो गया। तो यहाँ से टेन थीटा लगाएं तो थीटा मिल जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ वी वाई, तो वी वाई है हमारे पास स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू 0.1 अपॉन में स्मॉल एम इंटू वी एक्स। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वी एक्स। वी एक्स को पलटा के इधर ले आते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू 0.1 एम वी एक्स स्क्वायर। नाउ ये एम वी एक्स स्क्वायर कहाँ से मिल सकता है हमको, काइनेटिक एनर्जी, उसी चीज़ के लिए हमको ये वैल्यू गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी इन एक्स दिया हुआ है, कितना गिवन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 0.5 ई, है ना। ये हो जाएगा 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर 0.5 ई, ये 2 को मल्टीप्लाई करो इधर तो हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर 0.5 इंटू 2 कितना होगा 1 इंटू ई, यानी एम वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल ई है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू 0.1 एम वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्मॉल ई। ये स्मॉल ई से स्मॉल ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा स्मॉल ई इंटू 0.1, स्मॉल ई की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 10 इंटू 0.1 कितना आ रहा है टेन थीटा 1। टेन थीटा 1 कब आता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा कितना आएगा यहाँ से, सो द एंगल ऑफ डेविएशन वुड बी द 45 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमको ये पता होना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये थीटा निकालना है तो हम इसको वेक्टर से ही निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे ऐसे कौन से दो वेक्टर्स है जो हमको पता चल सकता है, तो इस पॉइंट पे हमको जो दो वेक्टर्स हैं जिसकी वैल्यू हमको पता है वो क्या क्या है, वी एक्स और वी वाई, ये पता हो सकता है। तो हम ये आराम से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये टेंजेंट क्या देगा आपको, रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा, और वी वाई और वी एक्स उसके कॉम्पोनेंट्स हैं। तो आराम से आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब वो ये बोलता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है आपको
इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा दिया हमने कैपिटली, जो कि इंक्लाइंड अपवर्ड जा रहा है इसमें। यू नो दैट पहली चीज़ तो हम यहाँ पे एक ही चीज़ जो हम मार्क कर सकते हैं देखते साथ ही, वो क्या है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स भी उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स इधर जाएगा। और एफ ई का वैल्यू कितने के बराबर होगा बेटा? क्यू इंटू ई के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस पे अगर मैं बोलें तो फ्रिक्शन लेस है, मतलब इससे फ्रिक्शन नहीं काम करेगा कहीं से भी। A uniform electric field is applied parallel to the inclined surface such that block is at rest, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि इस पे वेलोसिटी कितनी बनी हुई है? 0 बनी हुई है, तो किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन 0 ही आ रहा है। तो ये होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपने को बताना पड़ेगा कितना इस पर अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं इस पर और कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो 11th में हमने पढ़ा था कि अगर ये एम मास का ब्लॉक है तो इस पे वेट के दो कंपोनेंट जाएंगे, एक जाएगा एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है तो, और एक एम जी कॉस थीटा जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एम जी कॉस थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जा रहा है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से एफ ई किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा के बराबर है, तभी नेट फोर्स 0 आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट काम कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू कितनी? क्यू इंटू ई इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, यहाँ से ई इज इक्वल्स टू कितना आएगा? एम जी साइन थीटा अपॉन क्यू। बस यही आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर था इसका, है ना। यहाँ पर देखते हैं अ सैंपल ऑफ HCl गैस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ई की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4, यानी P की वैल्यू गिवन है डायपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल के, दैट इज 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है बेटा, है ना, ये कूलम मीटर है, डायपोल मोमेंट की यूनिट है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव उसका सेंटर है, ये HCl का मॉलिक्यूल है ना। इसका जो P वेक्टर है जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है हमने यूनिफॉर्म जिसमें ये प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मॉलिक्यूल को रख दिया है बाहर के, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या मैक्सिमम टॉर्क आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मैक्सिमम टॉर्क का या टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, है ना। अब मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा का मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे आती है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम जो है P इंटू ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, P इंटू ई कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -30। इफ यू मल्टीप्लाई दिस you will get the maximum torque as, तो maximum torque की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -30, है ना। ये आएगा मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल्स टू 1.02 into 10 to the power -25 Newton meter. This is the maximum torque acting on the dipole। ठीक है, यहाँ पे है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं
है ना, और इन सब के लिए डाइपोल मोमेंट हमको निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल होता क्या है। तो डाइपोल होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और दे आर सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस, है ना। अगर डाइपोल की बात करें तो एक माइनस क्यू चार्ज हुआ और एक प्लस क्यू चार्ज हुआ, दे सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये डाइपोल कहलाएगा, ठीक है। नाउ डाइपोल मोमेंट बोला है यहाँ पे आपको, तो डाइपोल मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट जो P होता है ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो अगर इसका जनरल वेक्टर फॉर्म में देखें तो P वेक्टर होता है समेशन ऑफ Q इंटू RI वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इसका जो टोटल चार्ज है, डाइपोल का जो टोटल चार्ज, एक न्यूट्रल बनना चाहिए ना सिस्टम। देखो यहाँ पे इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना हो रहा है? प्लस माइनस क्यू 0, पर इसमें 0 आ नहीं रहा है, यानी ये डाइपोल है ही नहीं, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी नहीं आएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। सेकंड वाले की बात करें, है ना, तो सेकंड वाले में भी सेम केस है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, इट्स नॉट अ डाइपोल। अगर डाइपोल नहीं तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जो फिजिक्स में आएगा 0 आएगा। नाउ यहाँ पे अगर बात करें तो ये प्लस क्यू है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 है। अब ये प्लस क्यू है और यहाँ पे देखें तो ये माइनस क्यू है, माइनस 2 क्यू, यानी ए सिस्टम भी डाइपोल नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका भी नेट चार्ज जो है 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक डाइपोल बना रहा है। कैसा बना रहा है? देखो यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पे इसका जो चार्ज सेंटर आएगा यहाँ बीच में आएगा और कितने का आएगा? प्लस 2 क्यू। तो अगर ये प्लस 2 क्यू और ये क्यू और इसका सेपरेशन अगर बोले तो ए है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा फोर्थ वाले का? 2 क्यू इंटू उसके बीच की डिस्टेंस, तो कितने हो जाएगा डाइपोल मोमेंट? 2 क्यू ए। बस, तो ये जो पर्टिकुलर फोर्थ डायग्राम है ये एक फिजिकल डाइपोल बना रहा है, जिसका हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि डाइपोल सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे नेट चार्ज क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इन तीनों में आप देखोगे नेट चार्ज नॉन ज़ीरो आ रहा है। इस पर्टिकुलर सिस्टम में नेट चार्ज 0 आ रहा है, दैट मीन्स डाइपोल इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से ये जो फोर्थ वन है, डी ऑप्शन, ये एक डाइपोल बना रहा है और उसमें डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो है 2q इंटू ए। ओके, सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक पॉइंट चार्ज के लिए, है ना, 4 मीटर डिस्टेंस पे कितना है? पॉइंट चार्ज है 4 मीटर डिस्टेंस पे, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 9 न्यूटन पर कूलम है। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम वुड बी।
इससे कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट आएगा जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिले, 16 न्यूटन पर कूलम। ऑब्वियसली पास में ही होगा क्योंकि पास चार्ज तो सेम ही है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, के स्मॉल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है पहले, बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 होगी। तो अगर मैं E1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे, मैं E1 की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, E1 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई 4 का स्क्वायर। E1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9, तो 9 के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से के क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 इंटू 16। अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब E2 फाइंड करते हैं। तो E2 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर ले लेते हैं। हमको E2 चाहिए कितना, 16 चाहिए। के क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 16 है, हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आर डैश का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा, 9। तो वहाँ से अगर रूट ट्रांसफ़र करें तो आर डैश कितना आ जाएगा, 3 मीटर। यानी 3 मीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 16 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका पॉइंट है P, a point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at a point P is proportional to, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू, यानी डाइपोल के सेंटर से मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे, है ना, हमारे पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा वो पूछा है। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए हम एक डाइपोल लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये उसकी एक्सिस हो गई। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, हाँ, है ना, हमको एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस क्या होगी, L होगी। तो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज के क्यू अपॉन आर। क्यू क्या है, वो चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे। आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज से जिस पर हमने पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ बात करें तो दो चार्जेस हैं, तो दोनों का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालेंगे और उसका स्केलर सम करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे पता चल जाएगा। और फिर उसकी x से डिपेंडेंसी देखेंगे कि किस तरीके से x की डिपेंडेंसी आ रही है। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट डाइपोल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर प्लस क्यू की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस एल, और यहाँ से यहाँ माइनस क्यू से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस एल। तो अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालूँ तो ये निकलेगा के क्यू बाई एक्स माइनस एल, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालूँ तो मैंने बताया था जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, तो ये जाएगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। तो टोटल पोटेंशियल किसी पॉइंट का कैसे निकालेंगे, जितने भी पोटेंशियल है उन सबका सम कर देंगे। तो दो पोटेंशियल मिल रहा है यहाँ पे, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाले की वैल्यू और पॉजिटिव वाले की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस एल, यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। नो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा,
इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा वी टोटल के लिए सॉल्व करें अगर, तो इसका एलसीएम आएगा दिस इंटू दिस, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बात करें तो इस के क्यूब कॉमन ले लें अगर, तो ये जाएगा एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस एल हो जाएगा। प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एल प्लस एल, 2l। 2l इंटू क्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट, तो वी टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है k इंटू स्मॉल k इंटू स्मॉल p अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नाउ डिपेंडेंसी अगर एक्स स्क्वायर की पूछी जाए और मान लें कि ये शॉर्ट डाइपोल है, तो एल स्क्वायर टर्म को हम निगलेक्ट करें तो फॉर्मूला वी एक्सियल का क्या बनेगा? ये बनेगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। के कांस्टेंट है तो वी एक्सियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन रहा है, लेकिन पी इज प्रोपोर्शनल टू पूछ रहा है, तो पी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, two charges charge q and b charge 2q are located at point 0, 0 and a, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर इसको हम ट्रीट करें तो दो चार्जेस हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। और कहाँ लोकेटेड है? एक तो ओरिजिन पे ही है 0, 0 पे, और उसकी वैल्यू कितनी है? q है। और दूसरा कहाँ पे? a पे है ना। और इस पे a पे इसकी जो वैल्यू है वो 2q है। तो यहाँ पे q चार्ज ओरिजिन पे और a पे 2q चार्ज लोकेटेड है। इन दोनों पे फोर्स बताना है। दोनों ऑब्वियसली रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो लेट आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए। ए जो एक्सर्ट कर रहा है किस पे? बी पे। ये फोर्स हमको फाइंड करना है आई और जे के टर्म्स में। यानी इस फोर्स का मेरे को अगर देखो तो ये एफ एक्स कंपोनेंट और ये एफ वाई कंपोनेंट निकाल के उसको ऐड करके आई और जे के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। That means f is equals to fx vector plus fy vector, ठीक है। Now इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। वो क्या चीज़ें हैं? पहले तो ये f के कंपोनेंट निकालने के लिए थीटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा पता होगा तो कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे और आई और जे के टर्म्स में उसको शो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा? अगर ये a है तो ये भी कितना होगा? a। ये डिस्टेंस भी क्या है? a। tan थीटा लगाएं अगर, तो tan थीटा कितना होगा यहाँ से? a अपॉन a, दैट इज 1। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। थीटा मिल गया। अब क्या चाहिए? इस फोर्स f को रिजॉल्व करने के लिए मुझे इस f का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? चार्जेस और उनकी बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये a है, ये a है, तो ये हाइपोटेनियस बनेगा, तो जाएगा a√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो हाइपोटेनियस a√2 के बराबर आएगा, है ना। यानी a² प्लस a² अंडर रूट में, तो 2a², a बाहर आ गया तो a√2 बचेगा। तो फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स होगा k इंटू चार्जेस का प्रोडक्ट q इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a√2 का होल स्क्वायर। ये जाएगा k
2q² अपॉन के 2q² अपॉन a² इंटू 2। अब ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो kq² अपॉन a², ये बच रहा है ना। इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं हम, तो इसका x कंपोनेंट इधर आएगा, तो f वेक्टर इज इक्वल्स टू x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, f cos थीटा, f cos थीटा की वैल्यू कितनी है 45, f cos 45, f निकाल लिया हम kq² अपॉन a² cos 45 i कैप प्लस kq² अपॉन a² sin 45, है ना, ये वाला कंपोनेंट साइन वाला बनेगा, तो f sin 45 क्या हो जाएगा j कैप, f वेक्टर इज इक्वल्स टू kq² अपॉन a² cos 45 1/√2 प्लस kq² अपॉन a² इंटू 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा i कैप और ये हो जाएगा j कैप। अगर मैं kq² अपॉन a² को बाहर ले लूँ तो ये पूरा टर्म अगर बाहर ले लूँ kq² अपॉन a²√2, तो फोर्स का फॉर्मूला ये बनेगा I प्लस जे न्यूटन के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। Derive expression for the electric field at a point on the equatorial plane of an electric dipole consisting of charge q and minus q separated by a distance 2a। ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे काम करेगा। फिर क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस ऑफ अ फार ऑफ पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ्ड। इक्वेटोरियल प्लेन पे जो आपका डिस्टेंस है ना, उसको क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं। एक एक्सियल वाला केस है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और दूसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, उसका एक हमने डेरिवेशन किया हुआ है। अच्छा, तो इक्वेटोरियल वाला तो यही होगा जो आप डेरिवेशन करोगे, उसी का रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे लेंथ r से बहुत कम है, यानी डाइपोल की लेंथ जो है डिस्टेंस से क्या बहुत कम है अगर, तो उस केस में फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा ई इक्वेटोरियल का ना, सॉरी इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ई इक्वेटोरियल, इसका फॉर्मूला बनेगा शॉर्ट डाइपोल के लिए kp/r³। अब बोल रहा है कि आपने वो डिस्टेंस, ये जो r है, डिस्टेंस को हाफ कर देना है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क आएगा। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी kp/r³, बाद में मान लो डिस्टेंस को हाफ कर देने से ये जाएगा r/2, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ये हो जाएगा kp/r²/r³ है ना, ये r³/2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 kp/r³। kp/r³ क्या है, पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल E, यानी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 8 टाइम्स हो जाएगी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड √2।
यहाँ पे जो साइड है ये कितना है, √2 है, ठीक है। ये स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड्स कितनी की है, √2 की है। एज शोन इन द फिगर, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O। इस सेंटर O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डाइपोल बोल दिया है, पर एक्चुअली में ये है चार्ज सिस्टम ही। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हम हर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ड्रॉ करेंगे, फाइंड करेंगे और फिर उसका वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये पॉइंट O है ना, ये -q चार्ज हो गया। अच्छा, +q -q ये सब कुछ भी हो, देखा जाए तो ये सब सिमेट्रिकली है इस O पॉइंट से, मतलब सेम डिस्टेंस पे है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सब जगह सेम आएगा। तो हम सिर्फ एक का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बाकी के लिए हम सेम मैग्नीट्यूड यूज़ कर पाएंगे। तो सपोज़ मैं इस वाले के लिए कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, या परपेंडिकुलर ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे भी निकल जाएगा, है ना। मुझे ये लेंथ चाहिए ना, तो मैं ये हाइपोटेनियस अगर मैं निकालूं तो ये कितना निकलेगा, ये √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस निकाल रहा हूँ ना मैं, यानी सपोज DB लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, तो √2 का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 बाहर आके कितना बन जाएगा, 2, यानी ये पूरी लेंथ 2 है। तो अगर ये पूरी लेंथ 2 है तो ये लेंथ कितनी होगी, 1 होगी, हाफ होगा ना ये लेंथ 1 हो जाएगा कि ये पूरा लेंथ 2 आ रहा है। तो ये जो लेंथ है ये हाफ लेंथ हो जाएगी, और दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कितने का आ रहा है बेटा, 1 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, E = क्या आएगा, KQ। पहला चीज़ तो ये पता चल गया हमको, E क्या है, K × Q। नाउ यहाँ से अब हम क्या करें, हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और उसका वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है। तो चलो -q की वजह से निकालें, तो -q की वजह से पॉइंट का नाम दे देंगे ना, पॉइंट -q कहाँ पे, B पे है, तो यहाँ से हो जाएगा E(B). हाँ, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस -q की बात करें जो कि C पे है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, क्योंकि यहाँ पे भी -q चार्ज है। +q की बात करें तो +q के लिए कैसे जाएगा, अवे जाएगा, है ना। यहाँ पे +q रखा हुआ है, कौन से पॉइंट पे, A पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, अवे जाएगा, E(A). और इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट D है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा बेटा, अवे जाएगा। तो ये E(D) हो गया। नाउ यू नो दैट सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो लेट अस टेक इट एज E। तो EB की भी वैल्यू E है, ED की भी वैल्यू E है, EC की भी वैल्यू E है, और EA की भी मैग्नीट्यूड कितनी है, E है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ ये E और ये E, यानी इधर क्या हो जाएगा, ये 2E, और ये भी E और ये भी E, तो दोनों ऐड होके सेम लाइन में है ना, तो ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2E। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल, तो ये एंगल अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये हो गया आपका राइट एंगल पे जो है बाइसेक्ट करते हैं ना, रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। ये टोटल 90, ये टोटल 90, ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, तो ये बचेगा कितना 90, ठीक है। तो इस तरीके से
इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी वो इधर जाएगी, कितने एंगल पे, 45 एंगल पे जाएगी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे। क्यों? क्योंकि जब दो इक्वल वेक्टर काम करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे ही जाता है, याद रखेंगे हमेशा, है ना। ये होगा ई नेट। तो हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर पे इस पॉइंट पे सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2e इंटू 2e इंटू कॉस, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसको अगर एक्सपेंड करें तो ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4e स्क्वायर कितना जाएगा, 8e स्क्वायर, बाहर क्या आएगा, 2e बाहर आ जाएगा, अंदर में एक रूट 2 बच जाएगा। e की वैल्यू कितनी है, के क्यू, तो 2k³ रूट 2 या 2 रूट 2k³, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, a point charge situated at a distance r from a short electric dipole on its axis experiences a force F vector. If the distance of the charge is 2r, the force on the charge will be, है ना, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, छोटा, यानी जो सेपरेशन है बहुत छोटा है, ठीक है, कम है, और एक पॉइंट चार्ज है, ये इसके एक्सिस पर रखा हुआ है ना, और यहाँ पे वो F फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F4। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इधर जाएगा नेट फोर्स, और ये F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा के कितना कर दूँ, पहले r डिस्टेंस पे था सपोज, और अब मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूँ टोटल, और कितना कर दूँ, डबल कर दूँ, 2r कर दूँ, तो पूछा है कि, है ना, कि अब नया फोर्स कितना होगा पुराने फोर्स का। ठीक है, तो r डिस्टेंस पे जो फोर्स है डाइपोल से, है ना, वो F है, और 2r डिस्टेंस पे कितना होगा वो पूछा है, तो मान लो F डैश हो जा रहा है, तो F डैश, पहले तो F की बात करें तो F के बराबर होगा QE के बराबर होगा, है ना, और QE किसके बराबर होगा, Q इंटू माइनस, सॉरी 2p अपॉन शॉर्ट डाइपोल है ना, यानी R के कंपैरिजन में L बहुत कम है, तो 2p अपॉन r³, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल हो गया, है ना, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r³। यहाँ से रिलेशन बनेगा अगर Q कांस्टेंट है तो, ठीक है, तो फोर्स इज दिस। नाउ अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊँ तो एक कांस्टेंट आएगा, तो 1 अपॉन r³, दैट इज Fr³ इज कांस्टेंट, मतलब फोर्स और r³ का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो पहले फोर्स कितना था F, और डिस्टेंस कितनी थी r³, बाद में फोर्स कितना हो गया F डैश, और डिस्टेंस कितनी हो गई, डबल हो गई, तो 2r³ हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 r³ से r³ क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, है ना, एफ डैश है ये। तो यहाँ से f इज इक्वल्स टू एफ डैश इंटू 8, तो एफ डैश कितना आएगा, क्योंकि यही हमको निकालना है, f बाई 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द आंसर। ठीक है, Gauss law is based on inverse square dependence on distance contained in the Coulomb's law, explain, है ना। तो अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ बोलता क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E और A का मल्टीप्लाई होगा, साथ में कॉस थीटा भी आता है ना। और ये जो फ्लक्स अगर क्लोज्ड हो तो ये इस तरीके से बन जाएगा EDA cos थीटा फॉर अ क्लोज सरफेस, और ये जो वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। ठीक है, ये गॉस लॉ बोलता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमको ये एक्सप्लेन करना है कि इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस फॉलो करता है, जो कूलम्स लॉ है ना उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। कैसे किया गया, जब हम E की वैल्यू रखते हैं तो ये अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर टर्म आता है, और जब हम ये DA का इंटीग्रेशन करते हैं तो भी टोटल एरिया कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर, या 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और सिर्फ बचता क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिस फॉलोज 1 बाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर फॉलोज आर स्क्वायर डिपेंडेंसी, टोटल फ्लक्स कभी भी निकालेंगे तो E इंटू ए करेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है कैंसिल, तो फाइनली Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, है ना। तो ये इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे बेस्ड है करके ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ पा रहा है, नहीं तो ये ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, an infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda। एक infinitely long इस तरीके से एक बहुत ही लंबा सा चार्ज वायर है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको एक्सिस मानते हुए एक सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा रॉड अपनी तरफ F फोर्स से, जिससे उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो पहले अगर मैं बोलूँ ये F किसके बराबर होगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल ई, और ये नेट फोर्स के बराबर होगा, और सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन आर। इसी पूरे रिलेशन को हमको यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं है। पूछा क्या है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला, उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या 1/2 mv स्क्वायर, यही निकालना है हमको बस। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ इनफाइनाइटली चार्ज, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हम इसको निकालते हैं, याद होगा आपको, वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री लेके सिलेंडर से फ्लक्स निकाल के फाइनली ये रिलेशन मिलता है हमको, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर देखो E की वैल्यू रख देने के बाद, स्मॉल e इंटू कैपिटल ई में कैपिटल E की वैल्यू रख देने के बाद फोर्स का फॉर्मूला ये बना, ये फोर्स नेट फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को रखा, यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और यहाँ पर mv स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यानी हाफ कर दिया इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को हाफ करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ पर आप देख सकते हो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म जो है ये पूरा टर्म कांस्टेंट है लैम्डा को छोड़ के। तो k is directly proportional to what, lambda, and if k is directly proportional to lambda, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
ये तुमको पहले से ही पता है, तुम 10th में भी पढ़े हैं अपन, v इज इक्वल टू आई आर, प्रोपोर्शनल ग्राफ है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये ऐसे ही बनता था v वर्सेस r ग्राफ जो है ना, सॉरी v वर्सेस i ग्राफ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता था, यहाँ से ये v जाता था और ये i जाता था और ये ग्राफ बनता था ना। तो वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है और इस वाले का भी रिलेशन अगर देखें तो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम लैम्डा प्लस जीरो, इंटरसेप्ट इसमें भी जीरो आ रहा है, मतलब ओरिजिन से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन, जहाँ पे y इंटरसेप्ट जीरो है, तो ये y इक्वल्स टू mx वाला इक्वेशन बन रहा है क्योंकि c की वैल्यू जीरो है ना, y है k, m इसका स्लोप है जो कि कांस्टेंट है और x की वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा इन x k इन y, बस। An electron experiences a force of 1.6 into 10 to the power minus 16 Newton I cap in an electric field E vector. The electric field E vector is, एकदम इजी क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 न्यूटन आई कैप, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है तो चार्ज की वैल्यू स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कैपिटल ई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, स्मॉल ई की वैल्यू रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 से 1.6 कैंसिल, ये ऊपर गया तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 16 प्लस 19, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, इजी और इजी कैलकुलेशन भी है, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, a cube of side L is kept in a space as shown figure. An electric field E vector is equals to ax plus b I cap exist in this region. Find the net charge enclosed by the cube. ठीक है, क्यूब से नेट चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो निकालना है। नेट चार्ज इनक्लोज वर्ड जो है आप देखोगे तो नेट फ्लक्स वाले फॉर्मूले में आता है कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ बोल रहा हूँ, गॉस लॉ से, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मैं इससे फ्लक्स निकालूं टोटल और इससे एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्यू इनक्लोज पता चल जाएगा, यानी क्यू इनक्लोज इज इक्वल्स टू व्हाट, ई नॉट इंटू फाई नेट थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे फ्लक्स निकालना, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की डायरेक्शन में ही है, यानी कौन कौन से फेस को इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट, और फ्लक्स वही होता है जो 90 डिग्री पे क्रॉस करे, तो इस फेस को और इस फेस को 90 डिग्री पे फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तो ये टोटल फ्लक्स में काउंट होगा। बाकी सरफेस यानी बॉटम, टॉप, बैक एंड फ्रंट, इससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स फ्रॉम बॉटम इज इक्वल्स टू फ्लक्स फ्रॉम टॉप is equals to flux from front is equals to flux from back, this all will be equals to 0। तो हमको फ्लक्स कहाँ से निकालना है, लेफ्ट वाले से और राइट वाले से बस। तो अगर मैं लेफ्ट और राइट से फ्लक्स निकालूँ तो सबसे पहले मेरे को एरिया चाहिए, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो ये एल हो गया, ये एल हो गया, तो भाई एरिया कितना आएगा, दोनों ही फेस का एल स्क्वायर आएगा, तो एरिया पता चल गया। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं लेफ्ट फेस की बात करूं तो लेफ्ट फेस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, ax प्लस बी, यानी x पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लेफ्ट फेस पे x की वैल्यू क्या है, क्योंकि ओरिजिन पे लाई कर रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। और राइट फेस के लिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू l है। तो अगर लेफ्ट फेस के लिए बात करें
तो ई जो है आई कैप के डायरेक्शन में जाएगा. लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 ऑन लेफ्ट फेस, और इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो, तो a इंटू 0 प्लस बी कितना आ जाएगा, b आ जाएगा. एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटवर्ड होता है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड जाएगा. तो ये हो गया, कितना एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री. ना आपको एरिया का मैग्नीट्यूड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, उन दोनों के बीच का एंगल पता है. तो फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट सरफेस कितना आ रहा है, E1a cos 180. E1 की वैल्यू कितनी है b, a की वैल्यू कितनी है l स्क्वायर, cos 180 कितना होगा -1, तो कितना आएगा -bl स्क्वायर. लेफ्ट फेस से आगे. सिमिलरली राइट फेस से अगर कैलकुलेट करना है तो राइट फेस के लिए लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, है ना. फ्लक्स टू द राइट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो x डायरेक्शन में ही है, बट अब मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा. लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, और जो राइट फेस है उसके लिए एरिया वेक्टर ऑब्वियसली आउटवर्ड इधर जा रहा है, इन्हें एरिया वेक्टर भी इधर ही है. तो हमने लेफ्ट और राइट फेसेस को ड्रॉ कर लिया था. यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहा था, ये किस पे लाई कर रहा है, x इक्वल्स टू l पे लाई कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं. E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू l है तो a इंटू एल प्लस बी, यानी al प्लस बी. सिमिलरली a की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ a, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, l स्क्वायर है. ठीक है. अब बेटा थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है 0 डिग्री. तो फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस कितना आएगा, E2a cos 0, E2 की वैल्यू al प्लस बी, a की वैल्यू l स्क्वायर, है ना, और cos 0 की वैल्यू 1. अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाई राइट जो आएगा फाइनली ये आएगा al क्यूब प्लस bl स्क्वायर. दिस इज द फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस और दिस इज द फ्लक्स थ्रू लेफ्ट वन. नाउ टोटल फ्लक्स क्या होगा, सारे फ्लक्सेस का सम, बॉटम टॉप फ्रंट बैक राइट एंड लेफ्ट, तो ये सब का तो 0 आ जाएगा. बचेगा कौन सा, लेफ्ट और राइट. लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई -bl स्क्वायर, और राइट की वैल्यू कितनी आई al क्यूब प्लस bl स्क्वायर. bl स्क्वायर से bl स्क्वायर कैंसिल, फाई टोटल वुड बी इक्वल्स टू al क्यूब. लेकिन ये पूछा नहीं हमको, चार्ज इनक्लोज पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो q इनक्लोज आएगा एप्सिलॉन नॉट al क्यूब. दिस इज द फाइनल इनक्लोज चार्ज बाय द क्यूब. ठीक है. सो that's all for today. Practice this problem. We will discuss from question number 19 in next video.